बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की नई पाक स्टडीज़ की जो किताब आई उसको हमने सिलसिलावार पढ़ना शुरू किया और चैप्टर 1 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हमने पाकिस्तान के सियासी और आइनी इर्तिका के बारे में पढ़ना है, यानी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन, उससे मुताल्लिक़ हमने इसके अंदर बातें पढ़नी है। अगर मैं आपको इंतहाई सादा अल्फाज में ये बात समझाऊं कि सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ अदवार में 1947, 14 अगस्त 1947 से लेकर आज के दिन तक किन किन लोगों की पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई, तो उन लोगों ने किस किस अंदाज में अपना तर्ज़ हुक्मरानी रखा, नंबर 1। और नंबर 2 हम ये बात पढ़ेंगे कि 1947 से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान के अंदर आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन कौन से और किस किस अंदाज में बनाए जाते रहे। आज का जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका उन्वान है पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और मसाइल, प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इंतहाई इम्पोर्टेंट इस एतबार से है कि जहाँ पर ये एक इजाफी लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वहीं पर साथ साथ ये बात तय है कि इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से बेशुमार MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं। लिहाजा हमने बड़ी तवज्जो के साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन को समझना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर मैं एक जुमले में आपको समझाऊं तो इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज के दिन तक किन किन लोगों की हुकूमत आती रही, कब कब आती रही और कितने कितने दौरानिया के लिए, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए मुख्तलिफ अदवार में लोगों की हुकूमत आती रही और वो किस किस अंदाज में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी साथ साथ डेवलप करते रहे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आप यूँ समझ लीजिए कि इस लॉन्ग क्वेश्चन के इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये जो सेकंड ईयर का पाक स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमने ये जो बात पूरे चैप्टर में अलग अलग पढ़नी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी पढ़नी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी पढ़नी है, तो वो तो हम डिटेल के साथ तो अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पहला टॉपिक है, इस पहले टॉपिक के अंदर उन्होंने इन दोनों बातों की समरी इस टॉपिक के अंदर जिक्र कर दी है। अगर हम बात करते हैं इस पहले टॉपिक की, तो आपकी बुक के ऊपर इसकी हेडिंग्स बनी हुई नहीं हैं, जबकि मैंने इस टॉपिक को भी हमेशा की तरह हेडिंग्स के साथ, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ, MCQs के साथ आपको करवाने का प्लान किया है। अपनी किताबें अपने सामने रख लें, जहां पर जो जो हेडिंग लिखनी होगी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा और आप उसको लिखते जाएंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब हम आते हैं इस टॉपिक की पहली लाइन पर, यानी इस चैप्टर की पहली लाइन पर, तो आप पहली हेडिंग लिखेंगे पहली आइन साज असम्बली और करारदादे मकासद। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अजीज तलबा व तालिबात, पहली बात ये समझने वाली है कि याद रख लें, एक छोटा सा घर जो पूरी सोसाइटी का एक छोटा सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन चलाना पॉसिबल नहीं होता। हर घर को चलाने के लिए भी हमारे पेरेंट्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं। एक एकेडमी है, एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक कंपनी है, वो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलती। जब एक कंपनी, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन चलाना पॉसिबल नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि पूरा मुल्क विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन चलाया जा सके। अब जब के पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो भी अजीज तलबा व तालिबात आपको पता होना चाहिए कि वो 1956 में बना। तो अब 9 सालों तक क्या मुल्क विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन चलाया जाता रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या किया बेटे, याद रख लें कि 1935 में जब अभी पाकिस्तान बना नहीं था, तो पाकिस्तान बनने से तकरीबन
7-8-9 साल पहले 1935 में पूरे इंडिया के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली खान ने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को उठाया जो पाकिस्तान बनने से पहले 1935 में इंडिया के लिए बनाया गया था, उसको उठाया और उठाकर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ चेंजिंग्स कर दी, तब्दीलियां कर दी। तब्दीलियां करके पाकिस्तान के लिए आप यूं समझ लीजिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम है करारदादे मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस 1935 के एक्ट में चेंजिंग्स करके मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए गए कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मुल्क को चलाया जाएगा, जिसके अंदर पहली बात ये लिखी गई थी कि इस मुल्क का हकीकी जो सुप्रीम लीडर होगा वो अल्लाह ताला की ज़ात होगी और अल्लाह ताला के ही अता किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मुल्क के निज़ाम को चलाया जाएगा। अजीज़ तलबा और तालिबात, यूं ये पहली बात बता दी गई। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं किताब की जानिब तो आप अपनी किताब पर देख रहे होंगे कि जहां पर सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है करारदादे मकासद की मंजूरी के बाद, वहां पर आप हेडिंग लिखेंगे दस्तूर साज कमेटी का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली। अब आप देखिए कि जब वो 1935 के एक्ट के अंदर चेंजिंग्स करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, तो बना देने के बाद फिर बाकायदा एक टीम बना दी गई, जिस टीम के ज़िम्मे काम लगाया गया कि आपने पूरे मुल्क का एक आइन बनाना है। वो टीम जिसके ज़िम्मे मुल्क का आइन प्रॉपर तरीके से बनाने की जिम्मेदारी लगी, उस टीम को कहते हैं दस्तूर साज कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग टीम, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली। अजीज तलबा और तालिबात, उस टीम ने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था। यानी आप देख लीजिए कि हमें पानी भी पूरा नहीं मिला था, हमें एसेट्स पूरे नहीं मिले थे, हमें आर्मी एसेट्स पूरे नहीं मिले थे, हमें जो पैसे थे, पैसे रकम वो भी पूरी नहीं मिली थी, एरियाज़ हमें पूरे नहीं मिले थे, माइग्रेशन जो करके लोग आए थे उनकी तादाद एक बहुत बड़ी थी। तो उन मसाइल को सॉल्व करने में बेशुमार मसाइल का सामना और हम उन्हीं के अंदर उलझ गए। जब हम उनको सॉल्व करने के मामलात को हैंडल करते रहे तो इस दौरान फिर यहाँ पर ये बात भी सामने आई कि जहाँ पर ये मसाइल थे वहीं पर साथ ये मसाइल भी थे कि पाकिस्तान बनने के बाद आप यूँ समझ लीजिए कि थोड़े थोड़े दौरानिए के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी। जब गवर्नमेंट चेंज होती रही तो 24 अक्टूबर 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वो जो दस्तूर साज कमेटी बनी थी, उन मसाइल की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जनरल गुलाम मोहम्मद ने 24 अक्टूबर 1954 को वो जो दस्तूर साज कमेटी बनी थी उस कमेटी का खात्मा कर दिया और उनको काम करने से रोक दिया। यूं आइन का जो बनने का प्रोसेस था वो रुक गया। अब एक तो मसला ये था, दूसरा मसला एक और भी था और वो था 1 यूनिट। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको याद कर लेंगे। जितनी भी डेट्स आएंगी वो सब की सब डेट्स MCQs हैं, मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, और जहाँ जहाँ शॉर्ट आते जाएंगे मैं जिक्र करता जाऊँगा। ये जो आप अपनी बुक पर देखेंगे तो जहाँ लिखा हुआ है कि आइन बनाने के मसाइल में जो एक मेन इशू था वो ये भी था कि जब पाकिस्तान बना तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक था मशरकी और एक था मगरबी। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। मशरकी पाकिस्तान एक सूबे पर, जबकि मगरबी पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे थे। अब 4 सूबों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक सूबे के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, यानी एरियाज एक जैसे नहीं थे। ये ऐसे ही है जैसे आप यूं समझ ले कि आपने एक स्कूल बनाना हो और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हो, और आपने 4 मुख्तलिफ स्कूल बनाने हो और उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हर स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। तो अब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने थे पूरे मुल्क के लिए एक जैसे। एक तरफ आबादी ज्यादा,
एक तरफ आबादी भी कम और सूबे भी 4, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर क्या किया गया, वो जो वेस्ट पाकिस्तान में 4 सूबे थे, उन 4 सूबों को मिलाकर भी एक सूबा बना दिया गया। वो जो 4 सूबों को मिलाकर पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, ये जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, इन चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया। यूं पाकिस्तान के 2 सूबे हो गए, एक का नाम रखा गया मशरकी सूबा और एक का नाम रखा गया मगरबी सूबा। पहले थे 5 सूबे, अब मुल्क के 2 सूबे हो गए। वो जो 4 सूबों को मिलाकर एक सूबा बनाया गया, उसे नाम दिया जाता है 1 यूनिट का। और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन 1 यूनिट। 1 यूनिट से क्या मुराद है? तो 1 यूनिट से मुराद है कि आइन बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे थे, उनको मिलाकर जो एक सूबा बनाया गया, उसे हम 1 यूनिट का नाम देते हैं। उसके बाद आप अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे और वहां पर आप हेडिंग लिखेंगे पहला आइन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप यहां पर देखेंगे कि वो फिर आइन बनाया जब ये गवर्नर जनरल ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, 1 यूनिट का मसला हल हो गया, यानी 1 यूनिट बन गया, 2 सूबे बन गया, अब आइन बनाना आसान हो गया। तो फिर वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली, अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज है, इन्होंने अपनी निगरानी में दोबारा एक दस्तूर साज आइन बनाने वाली कमेटी बनाई और उस कमेटी ने 1956 में पाकिस्तान का आइन बना दिया। अगली लाइन पर आप आ जाएंगे, वहां पर हेडिंग लिखेंगे एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की मनसूखी। ये आइन बन तो गया, लेकिन बेशुमार प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ लीडरशिप और इंटरवेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी और इंटरवेंशन ऑफ डिफरेंट सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इदारों की गवर्नमेंट के अंदर इंटरवेंशन और नेपोटिज्म और वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बेशुमार मसाइल की वजह से ये आइन ज़्यादा देर तक न चल सका और ये आइन 1956 को ख़त्म कर दिया गया और मुल्क के अंदर अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। अजीज तलबा और तालिबात, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया तो अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन या अयूब खान का दौर, एरा ऑफ अयूब खान एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई एक हेडिंग आप लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, अयूब खान आ गया, उसने मार्शल लॉ लगा दिया। अयूब खान ने 1962 में पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब जब दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो अयूब खान ने 1958 से 1969 तक तकरीबन 10 साल, 11 वैसे तो ईयर के एतबार से 11 बनते, लेकिन मंथ के एतबार से 10 साल उसने हुकूमत की। और हुकूमत करने के बाद उसने बेशुमार अच्छे काम भी किए अयूब खान ने अपने दौर में, मगर 10 सालों के बाद उसका ये दौर हुकूमत ख़त्म हो गया। जैसे ही ख़त्म हुआ तो ख़त्म कैसे हुआ, अवाम का प्रेशर अयूब खान पर बहुत हो गया था। अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे एंड ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत का खात्मा। तो यहाँ पर ये हुआ कि अयूब खान ने 10 साल हुकूमत की, हुकूमत करने के बाद फिर अवाम का प्रेशर अयूब खान पर बहुत हो गया, जिसकी वजह से उसने इस्तीफ़ा दे दिया और मुल्क के अंदर उसने जो मुल्क का जो निज़ाम था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल याहिया खान के सुपुर्द कर दिया। और यूं जनरल याहिया खान, अगले पैराग्राफ पर हेडिंग लिखेंगे जनरल याहिया खान का दौर। यूं 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान के दौर का आगाज हो गया। उसके बाद आप अगली लाइन पर हेडिंग, इसी लाइन पर जहां पर लिखा हुआ 30 मार्च 1970, यहां पर आप हेडिंग लिखेंगे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अजीज तलबा और तालिबात, मैं ये पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से आइन बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ और किन किन लोगों ने इसके अंदर रोल प्ले किया, अब बड़ी तवज्जो के साथ सुनते चले जाएं। और वो फिर क्या हुआ, जब जनरल याहिया खान आ गया 25 मार्च 1969 को, तो उसने आकर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर यानी उसने मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाए। वो जो इलेक्शन करवाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए उन्हें कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो 30 मार्च 1970 को उसने इंट्रोड्यूस करवाए।
अक्टूबर 1970 में इलेक्शन हुए। जब इलेक्शन हुए तो अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे इंतखाबात के नताइज, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। अब क्या हुआ, जब इंतखाबात हो गए तो उन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान के दो हिस्से थे, मशरकी और मगरबी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जो जिसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी ने ज़्यादा सीटें विन की, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सरबराह थे जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने कम सीटें विन की। यानी शेख मुजीबुर रहमान ने 167 सीटें विन की थी और इधर भुट्टो ने 88 सीटें विन की थी। अजीज तलबा व तालिबात, सीटें इनकी कम लेकिन इनकी सीटें ज़्यादा। लेकिन अयूब खान ने, ये जो जुल्फकार अली भुट्टो थे, इन्होंने कहा मैंने इक़्तिदार संभालना है, जबकि मुजीबुर रहमान ने कहा कि तुम्हारा इक़्तिदार संभालने का हक नहीं, इक़्तिदार मैंने संभालना है। दोनों लीडर आपस में गुत्थम गुत्था, लड़ाई झगड़ा और मशरकी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हंगामे, लड़ाइयाँ, फसादात शुरू हो गए, जिसके नतीजे में अगले पैराग्राफ पर हेडिंग लिखेंगे सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, जिसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर फिर अगले पैराग्राफ पर हेडिंग लिखेंगे जुल्फकार अली भुट्टो का दौर या भुट्टो का दौर हुकूमत। 20 दिसंबर 1971 को जुल्फकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उन्होंने इक़्तिदार में आते ही अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तीसरा आइन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का तीसरा आइन उन्होंने बनवा दिया। अब पाकिस्तान बनता रहा और आइन बनता रहा, बन गया, मुल्क के अंदर वो आइन चलता रहा उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। लेकिन अपना दौरे हुकूमत और टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही जुल्फकार अली भुट्टो ने 1977 में आम इंतखाबात करवा दिए मुल्क में। जब आम इंतखाबात करवाए, उन आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी यानी जुल्फकार अली भुट्टो दोबारा इलेक्शन जीत गया। अब जब इलेक्शन जीता तो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थी, यानी जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन तमाम पार्टीज ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया और मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई। उस खाना जंगी की कैफियत में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने मुल्क के अंदर 5 जुलाई 1977 को मुल्क के अंदर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कर दिया। ये अगले पॉइंट पर जहां पर ज़ियाउल हक का जिक्र आए वहां पर आप ये वाली हेडिंग लिख लेंगे कि उनका दौर शुरू हो गया और 5 जुलाई 1977 को उनकी हुकूमत कायम हो गई ना। उसके बाद अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे आइन की मनसूखी और अबूरी आइन। जैसे ही ज़ियाउल हक आया तो वो जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसको जुल्फकार अली भुट्टो ने बनवाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसने ख़त्म कर दिया और एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1981 में उसने मुल्क के अंदर लागू कर दिया। अब 1981 से लेकर 1985 तक ज़ियाउल हक ने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन यानी खुद से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मुल्क को चलाने का सिलसिला जारी रहा और सिर्फ आइन ही नहीं बनाया बल्कि मुल्क की एक नेशनल असेंबली। ये जितने भी पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये आप देखते जाएंगे अपनी बुक पर, तो ये हेडिंग्स है, सब आपने हेडिंग्स इनको बनाना है। कौमी असेंबली और आम इंतखाबात। अब क्या हुआ, यानी उसने 1981 से लेकर 1985 तक एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और नंबर 2 एक इंटरिम नेशनल असेंबली भी, अपने मनपसंद लोगों की टीम बना के नेशनल असेंबली के निज़ाम को चलाया और फिर जाकर 1985 में ज़ियाउल हक ने इलेक्शन करवाए। जब इलेक्शन करवाए तो अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे मोहम्मद खान जुनेजो का दौर। जब इलेक्शन करवाए ज़ियाउल हक ने 1985 में तो उसके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए और सदर ज़ियाउल हक ही रहे। अजीज़ तलबा व तालिबात, मोहम्मद खान जुनेजो 23 मार्च 1985 को मुल्क के वज़ीर आज़म बने और वो 3 साल ज़ियाउल हक के साथ वज़ीर आज़म रहे और बिल आखिर 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत भी ख़त्म हो गई। जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई
तो अगली लाइन पर आप हेडिंग लिख लेंगे ज़ियाउल हक की शहादत। अब वज़ीर आज़म तो मुल्क में ना रहा, चंद ही वक्त के बाद, थोड़े ही वक्त के बाद, यानी 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक एक त्यारे के हादसे में शहीद हो गए। अब मुल्क के अंदर ना वज़ीर आज़म था कोई और ना ही कोई मुल्क के अंदर सदर था। इस सूरत हाल के अंदर फिर मुल्क को संभाला गुलाम इसहाक खान ने, जो उस वक्त के सेनेटर थे। उन्होंने मुल्क के निज़ाम को संभाला और संभालने के साथ ही अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिख लेंगे बेनज़ीर का पहला दौर। संभालते ही नवंबर 1988 को इलेक्शन हुए और मुल्क की पहली वज़ीर आज़म, खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई, जो कमोबेश 20 माह तक मुल्क की वज़ीर आज़म रहीं और अगस्त 1990 को बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया। जैसे ही ख़त्म हुआ, ये ख़त्म किसने किया? गुलाम इसहाक खान ने किया, करप्शन के इल्ज़ामात लगवा के तो उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी। फिर दोबारा इलेक्शन हुए अक्टूबर 1990 में, तो यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर के बाद नवाज शरीफ का पहला दौर शुरू हो गया, जिन्हें मैं आमतौर पर मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहता हूँ। ठीक है जी, ये नवाज शरीफ साहब, ठीक है जी, इनकी हुकूमत आ गई और ये जनाब अक्टूबर 1990 में इनकी हुकूमत कायम हुई। लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद ये भी अपना दौरानिया पूरा ना कर सके, इन पर करप्शन के इल्ज़ामात, वही सारे मामला जो इनकी पहचान है वो बने और इनकी हुकूमत थोड़े ही अरसे के बाद ख़त्म हो गई। और पहले निगरान वज़ीर आज़म बल्क शेर मज़ारी बने, बाद में मोइन कुरैशी बने और मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर इलेक्शंस करवाए गए और वो इलेक्शंस हुए 16 अक्टूबर 1993 को और एक मरतबा फिर बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई। तो यहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे बेनज़ीर का दूसरा दौर, जो शुरू हुआ 16 अक्टूबर 1993 को, जो जारी रहा 5 नवंबर 1996 तक। यानी अब आप देखिए मोहम्मद खान जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, कोई भी अपना दौरे हुकूमत 5 साल पूरा नहीं कर सका। आपने पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में अब तक देखा होगा कि कोई भी अपना टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं कर सका। मार्शल लॉ जब लगते रहे, फौजी हुकूमतें जब आती रहीं, वो अपनी मर्जी से 10-10 साल तक भी हुकूमतें करके जाते रहे। अजीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर जब 5 नवंबर 1996 को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई तो फारूक खान लगारी, वो उस वक्त मुल्क के सदर थे, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया था। उन्होंने फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए और फरवरी 1997 में एक मरतबा फिर मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो एक मरतबा फिर मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए और फरवरी 1997 में वो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, जो अभी काम कर रहे थे मगर कारगिल और दीगर मामलात में उनके रोल के बायस 12 अक्टूबर 1999 को उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया और इस मरतबा मार्शल लॉ लगाने वाले परवेज़ मुशर्रफ थे। यहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे परवेज़ मुशर्रफ का दौर। परवेज़ मुशर्रफ आए, उन्होंने 1973 का आइन ख़त्म कर दिया जो 1985 के बाद बहाल हो गया था। यहाँ आपको याद होगा ना कि तीसरा आइन बनवाया भुट्टो ने, फिर ज़ियाउल हक ने आके वो आइन ख़त्म कर दिया, एक नया आइन अबूरी बनाया गया। वो अबूरी आइन 1985 तक चलता रहा। 1985 के बाद 1973 का आइन दोबारा बहाल हो गया था। इन्हीं रूल्स के मुताबिक मुल्क चल रहा था, वो चलता रहा 12 अक्टूबर 1999 तक। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ आया, उसने एक मरतबा फिर 1973 का आइन ख़त्म कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया और एक अबूरी आइन बनाया जिसको PCO कहते हैं। अंडरलाइन कर लें, MCQs है। ये जितनी भी चीज़ें, डेट्स, हाईलाइट हैं आपके सामने, ये सब के सब MCQs हैं। अब ये परवेज़ मुशर्रफ वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद मीर ज़फ़रुल्लाह खान इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन कब हुए? 10 अक्टूबर 2002 को मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नतीजे में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। यानी सदर परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, जो जून 2004 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। फिर उनकी वज़ीर आज़मशिप ख़त्म हो गई और उसके बाद अगले पॉइंट पर हेडिंग लिखेंगे चौधरी शुजात का दौर। सिर्फ 2 माह के लिए चौधरी शुजात मुल्क के वज़ीर आज़म रहे
और उनके वज़ीर आज़मशिप को 2 माह के बाद ख़त्म कर दिया गया। और फिर अगस्त 2004 में एक मरतबा फिर शौकत अजीज़ को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया, जो 15 नवंबर 2007 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। यहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे शौकत अजीज़ का दौर। अब जब शौकत अजीज़ का दौर भी फिर ख़त्म हो गया, इलेक्शन हुए दोबारा, और ये इलेक्शन 18 फरवरी 2008 को हुए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन दोनों ने इलेक्शंस को विन किया, लेकिन वज़ीर आज़मशिप का जो सेहरा था वो पीपल्स पार्टी के साथ आया और यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। सदर अभी भी परवेज़ मुशर्रफ है। अब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात, शौकत अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी। अब आप देखिए ये 4 लोग वज़ीर आज़म आए। जब 18 फरवरी 2008 को यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने तो अवामी प्रेशर और दीगर मामलात के बायस फिर बिल आखिर परवेज़ मुशर्रफ ने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा कब दिया? 18 अगस्त 2008 को। अब यहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे मुशर्रफ का इस्तीफ़ा। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे आसिफ अली जरदारी का दौर। 18 अगस्त 2008 को तो मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन 9 सितंबर 2008 को, अब चूंकि वज़ीर आज़म तो पीछे चल रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी चल रहा है, अब सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर सदर बनाए गए आसिफ अली जरदारी, जो 9 सितंबर 2008 को मुल्क के सदर बन गए। उसके बाद फिर अभी पीछे वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, लेकिन उन पर एक आइनी मामले में उनकी वज़ीर आज़मशिप को ख़त्म कर दिया गया। और कब ख़त्म किया गया? 22 जून 2012 को यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत ख़त्म कर दी, यानी उसकी वज़ीर आज़मशिप ख़त्म कर दी। हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही और पीपल्स पार्टी में से एक और बंदा लेकर राजा परवेज़ अशरफ, उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। यूं अब वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और मुल्क के सदर हैं आसिफ अली जरदारी। फिर ये दौर जाके ख़त्म हुआ मई 2013 में। और यहाँ पर फिर जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के नतीजे में एक मरतबा फिर मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, और इनके साथ सदर आए ममनून हुसैन। ये आप अंडरलाइन कर लें, इनका दौरे हुकूमत फिर जारी रहा, यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो रही, लेकिन नवाज शरीफ की जो वज़ीर आज़मशिप थी वो जुलाई 2017 को ख़त्म हो गई। और 17 यानी जुलाई 2017 में फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए अब्बासी साहब, मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। अब वो अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने तो वो फिर जुलाई 2018 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। जुलाई 2018 में मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, और ये मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, मगर ये भी अपना दुरानिया पूरा न कर सके। और अप्रैल 2022 में इनकी वज़ीर आज़मशिप और इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। और यूं आज के दिन तक वही मुल्क के वज़ीर आज़म है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है। स्टोरी सुनाने का बुनियादी मकसद ये था कि इसके ज़रिए आपको पता चल सके कि कब कब किस किस की दौर हुकूमत आता रहे। इसको याद करने का बड़ा सादा सा तरीका है कि आप मेरी इन हेडिंग्स को तरतीब के साथ फिंगर टिप से याद कर लें कि पहले जो आइन का मामला था वो पहले 1935 के एक्ट को लिया गया, फिर उसको 1949 में करारदाद मकासद में कन्वर्ट किया गया, फिर आइन बनाने के लिए टीम बनी, टीम को काम करने से रोक दिया गया, फिर टीम बनी, उसने आइन बनाया, मगर अयूब खान ने आके फिर मार्शल लॉ लगा दिया, फिर वो आइन चला थोड़ा अरसा, तो आकर फिर 1962 का आइन नया बना दिया गया। वो आइन भी ज़्यादा देर तक न चल सका और उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर तीसरा आइन बनाया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, फिर उसको चलाया गया, फिर ख़त्म किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ़ लोगों की हुकूमतें आती रहीं, जिनमें अयूब खान हैं, जिनमें जनरल यहिया खान हैं, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ज़ियाउल हक हैं, फिर उनके ज़ियाउल हक के बाद मोहम्मद खान जुनेजो हैं, मोहम्मद खान जुनेजो बेनज़ीर भुट्टो हैं, नवाज शरीफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, नवाज शरीफ हैं, फिर उनके बाद राजा मुख्तलिफ मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली हैं, फिर उनके बाद चौधरी शुजात हैं, शौकत अजीज़ हैं,
यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, परवेज़ मुशर्रफ हैं, जरदारी हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, नवाज़ शरीफ हैं, इमरान ख़ान हैं और परवेज़ और शहबाज शरीफ हैं। ये वो सारे हुक्मरान हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में आकर पाकिस्तान की उस अमानत को चलाने की कोशिश करते रहे हैं जिस अमानत को अल्लाह ताला ने इन हुक्मरानों के सुपुर्द किया है, और उस अमानत का नाम पाकिस्तान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी और आप इन हेडिंग्स को अपनी बुक पर नोट कर लेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।